ग्रेट गेम पाकिस्तान में खुशामदीद। नाजरीन, पिछले कुछ अरसे से भारत में बसने वाले सिखों पर बहुत ज़्यादा मजालिम ढाए जा रहे हैं। स्पेशली मोदी सरकार के आने के बाद सिखों की आवाज़ को, सिखों के हकूक़ को बिल्कुल दफन कर दिया गया। जो भी सिखों की पहचान की बात करता है, सिखों के हकूक़ की बात करता है, उसको या तो भारत में कत्ल करवा दिया जाता है या फिर उसको जेल में डलवा दिया जाता है। और ना सिर्फ भारत में बल्कि जो सिख डायस्पोरा पूरी दुनिया में फैला हुआ है, वहां पे भी उनको ढूंढ ढूंढ कर कत्ल कराया जा रहा है। पूरी दुनिया इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ भी उठा रही है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई, ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्टर्स ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, अमेरिका की पार्लियामेंट में इसका जिक्र किया गया और इंग्लैंड के अंदर भी सिखों के नुमाइंदों ने और ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस ने भी इंडिया के इस एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग को, ट्रांस नेशनल रिप्रेशन को कंडेम किया। लेकिन बात यह है कि ये नज़रिया जिसके तहत भारतीय इस वक्त पूरी दुनिया में सिखों का कत्लेआम कर रहे हैं, उसकी एक डेप्थ है, उसकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और उसकी एक डीप अंडरस्टैंडिंग है जो आपको इनकी ब्राह्मणाइज्ड एलीट सोसाइटी के अंदर नजर आती है। मोदी इक़्तिदार में तो 2014 में आया, आरएसएस की ये फैशिस्ट आइडियोलॉजी ताकत में 2014 में आई, लेकिन इस नज़रिए की शाखें, इसकी जड़ें बहुत गहराई में इंडियन सोसाइटी के अंदर मौजूद है। आजकल के मॉडर्न जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में इस खित्ते में क्या होने वाला है, भारत के अंदर क्या हालात हैं, क्या भारत टूटने वाला है, खालिस्तान का क्या मुस्तकबिल है, इसकी क्या तारीख है, इन तमाम सवालों पर डिस्कशन करने के लिए हमने दावत दी है सरदार अमरजीत सिंह को। डॉक्टर साहब वैसे तो पाकिस्तान में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इनके तज्ज़िये, इनकी जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, इनकी हिस्ट्री पर ग्रिप, इनके इंडिया के कल्चर के बारे में ख्यालात पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। डॉक्टर साहब एक बहुत अहम इदारे को भी हेड करते हैं जिसका नाम खालिस्तान अफेयर्स सेंटर है, जो कि वाशिंगटन बेस्ड है। और डॉक्टर साहब ना सिर्फ खालिस्तान बल्कि पूरे भारत में बसने वाले लोग जिनको इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन हासिल है और उनको ये इख्तियार हासिल है कि वो अपनी मर्जी से ये फैसला करें कि उन्होंने भारत के साथ रहना है या नहीं, उनकी आवाज़ हैं, चाहे वो कश्मीर में हो या कहीं और। आज हमारी इस पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अमरजीत सिंह। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर अमरजीत सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, आपकी इस खित्ते के ऊपर बहुत नज़र रहती है, आपके जो तज्ज़िये हैं वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, ना सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान, इवन अफगानिस्तान के ऊपर आपका एनालिसिस, चाइना के साथ क्या ताल्लुकात हैं भारत के, पाकिस्तान के, और फिर इसके अलावा ये सारी रीजनल डेवलपमेंट्स को आप बहुत अरसे से कवर करते हैं, इतना आपका तजर्बा है। इस सारे लार्जर रीजनल और जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि इंडिया में जो एक आरएसएस की फैशिस्ट आइडियोलॉजी इज ऑन द राइज और फैशिस्ट ज़ायनिस्ट के पास ये पहली दफा दुनिया की तारीख में हुआ है कि इस तरह के ज़ायनिस्ट के पास, इस तरह के फैशिस्ट के पास इस वक्त न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी हैं। सो इस फैशिस्ट आइडियोलॉजी को आप लार्जर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं, द राइज ऑफ हिंदुत्व इन इंडिया? सबसे पहले तो अहमद हसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ग्रेट गेम पाकिस्तान में मदऊ किया। देखिए, इस वक्त जो भारत में हो रहा है या भारत के बाहरले मुल्कों में एम्बेसीज, हाई कमीशंस और कॉन्सुलेट जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में भी इन्वॉल्व हुए हैं, जो चल रहा है, वो एक बड़ा खतरनाक मंजर पेश करता है। क्योंकि जब हम 1920s लेट या 1930s की बात करते हैं, जब जर्मनी में नाजी आइडियोलॉजी या रूस पर जा रही थी, या दूसरी तरफ इटली में फाशिज्म जो है वो अपनी रूट्स जो है वो जमीन में ले जा रहा था, तो उस वक्त भी ये खौफ तो था, लेकिन उन दोनों में से कोई भी मुल्क न्यूक्लियर नहीं था, पहली बात। और अगर देखें तो सारा यूरोप मिला के भी ऑलमोस्ट भारत के बराबर नहीं बनता है। सो उन हालात ने इवन विदाउट न्यूक्लियर भी जो नाजीवाद या फाशीवाद ने तबाही मचाई, करोड़ों लोग जिसकी भेंट चढ़े, यूरोप में बेशक दोनों ये आलमी जंगें लड़ी गई हैं, लेकिन कुल दुनिया इससे प्रभावित हुई। जो जो कॉलोनीज थी इनकी, ब्रिटिशर्स की या दूसरी यूरोपियन पावर्स की, वहां के लोगों को भी एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया गया। तो
तो अगर आज उस पस मंजर में हम भारत के हालात देखें कि सिर्फ एक बात नहीं है कि भारत एक न्यूक्लियर पावर के तौर पे है, लेकिन उसका नंबर गिनती अगर हम 800 करोड़ से ज्यादा लोग, जब 1 बिलियन 400 मिलियन की बात होती है, तो अगर वो भारत इतनी बड़ी अकलियतों को, जैसे मुसलमान 20 करोड़ से ज्यादा हैं वहाँ, इसी तरह ईसाई जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा हैं, सिखों की आबादी भी इतनी है, और दलित और बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वो भी 100 करोड़ से ज्यादा हैं। अगर विद इन द कंट्री जो उनके साथ हो रहा है, जो या जिस डायरेक्शन में भारत जा रहा है, और इससे भी बड़ा डेंजर ये है कि नाजी जर्मनी या फाशिज्म, इनको बहुत अर्ली स्टेजेस पे पहचान लिया गया था, दाऊ यूरोप ने या अमेरिका ने तब तक कार्रवाई नहीं की जब तक इनके अपने इंटरेस्ट प्रभावित होने शुरू नहीं हुए। लेकिन भारत ने लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन दिस प्लेनेट का टैग लगा के जैसे वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में अपनी जगह बनाई, फिर क्योंकि चाइना एज ए राइवल राइवल पावर, इकोनॉमिकल और मिलिट्री, वो वेस्टर्न पावर्स इन जनरल और अमेरिका इन पर्टिकुलर उन्होंने एनिमी रखा है। तो उस रीजन में भारत ने एंटाई चाइना स्टैंस लेके भी अपने आप को इस किस्म का जो है इनएविटेबल बना लिया, जैसे कि उसके बिना इनका गुजारा नहीं हो सकता। और थर्ड पार्ट, जो मैं यहाँ अमेरिका में ऑलमोस्ट 4 डेकेड से हूँ, जो एवरेज परसेप्शन है एक अमेरिकन की, या यूरोप में भी मैंने महसूस किया, अमेरिका में ये ज्यादा है कि जब वे भारत की तरफ देखते हैं तो उनके जहन में बुद्धा आता है, उनके जहन में इंडिया लैंड ऑफ मिस्टिसिज्म आता है। और जैसे गांधी को ब्रांड किया पिछले 77 साल में भारत के रूलर्स ने, एज इफ जीसस क्राइस्ट के बाद गांधी ही अपोस्टल ऑफ नॉन वायलेंस हो। सो जो एवरेज परसेप्शन है वो कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट कंट्रीज के बारे में इनको समझ आ जाएगा कि वहां क्या होता है, फाशिज्म की समझ भी आ चुकी है। सो जो सबसे डिफिकल्ट बात है कि ग्राउंड लेवल पे भी इन्होंने अपना पसारा ऐसे पसारा हुआ है जैसे ये जो है वो डेमोक्रेसी है और हिंदुत्व एक वे ऑफ लाइफ है। और ये बात यहाँ तक पहुंचाने से पहले अगर आप देखिए तो राम जेठमलानी के जमाने में, जो कि एक बहुत बड़ा वकील था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला लिया वहां से कि हिंदुत्व की बात करना या हिंदू होने की बात करना ये कोई रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर भारत में या वहां के हालात के चलते हम बाहर रिलीजन को बेस बना के कोई बात करते हैं तो हमारे ऊपर रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट या ऑर्थोडॉक्स या फेनेटिक ये लेबल एकदम लग जाते हैं। लेकिन भारत के लोग वहां भी खुलेआम हिंदुत्व के नाम पे जो फाशिज्म दिखा रहे हैं वो यहाँ कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल होता जा रहा है। सो ये जो भारत का हिंदुत्व है ये महज भारत की अकलियतों के लिए ही एक डेथ सिग्नल नहीं है, ये कुल इंसानियत के लिए। अगर 1 बिलियन 400 मिलियन लोगों की हम बात करें तो ऑलमोस्ट 8 बिलियन लोगों में ये इतना बड़ा नंबर है। और जो भारत का रवैया बिल्कुल इंडियन सिस्टम में ही नहीं, जो उसके नेबर्स के साथ है, जो पाकिस्तान के साथ 77 सालों में हुआ, जो बांग्लादेश जिसको भारत ने फौज भेज करके मुक्ति वाहिनी का ड्रामा करके मशरकी पाकिस्तान को अलग किया, आज हालात ये हैं कि पिछले 2 दिन से ये इनकी एक कवायद चल रही है। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को तलब किया है, बांग्लादेश ने इंडिया के किया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये एक बहाना बना रहे हैं वहां बॉर्डर डिस्प्यूट के नाम पे, जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ ये मिलिट्री कार्रवाई भी कर सकते हैं, जो उन्होंने एक स्टेज श्रीलंका में किया था इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के लेवल पे। सो कुल मिला के जैसे ये बात आगे बढ़ेगी हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स में बात करेंगे, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया जो कुछ कर रहा है हिंदुत्व के नाम पे वो डेमोक्रेसी के लबादे में है, नंबर 1। और जो परसेप्शन है अभी तक भी इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि भारत ने बहुत अच्छी तरह गांधी और बुद्धा और नॉन वायलेंस और योगा, योगा। ये जो मार्केटिंग की है उसका असर हमें नजर आ रहा है कि इसके बावजूद
इंडिया जो कुछ कर रहा है वो अभी तक भी एवरेज वेस्टर्न को जो है उसकी समझ से बाहर है, क्योंकि उसके लिए इंडिया की परसेप्शन हर टुगेदर एक डिफरेंट परसेप्शन है। तो डॉक्टर साहब, ये इनके कहा जाता है, जो लोग इनके माइंडसेट को समझते हैं, आप जो हिंदुत्व माइंडसेट को समझते हैं, इंडियन पॉलिसी मेकर्स अभी जो पावर में है, जिसमें ये सारी इनकी बीजेपी की लीडरशिप है, इनके वो कहते हैं इनके डीएनए में ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, हर उस रिलीजन का जिस रिलीजन को ये अपने आप से, अपने रिलीजन से बेहतर समझते हैं। तो ये क्या वजह है, इतने इनसिक्योर क्यों है इर्द गिर्द अपने नेबर से भी, और अपने मुल्क के अंदर मौजूद जिनको ये माइनॉरिटी कहते हैं? जैसा आपने कहा, वो माइनॉरिटी तो नहीं है, अगर 20 करोड़ लोग हैं तो वो माइनॉरिटी तो किसी सूरत भी नहीं होंगे। तो जी, ये खौफ क्यों है, ये कैसे, वो इनके डीएनए में ये चीज कैसे शामिल हुई कि इतना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इनमें कैसे आया? देखिए, अगर हम रूट्स की तरफ जाएं, बेशक जो हिंदुइज्म आज प्रैक्टिस किया जाता है, या जिसको राम मंदिर के नाम पे या मथुरा या संभाल और दूसरी मस्जिदों को गिराने के नाम पे ये प्रीच कर रहे हैं, ये पौराणिक हिंदुइज्म है, जो पुराणों से है। पुराण जो 22 है इनके, उनसे निकला। जो असल हिंदुइज्म है, जिसको स्वामी दयानंद ने आर्य समाज में जो है वो नाम दिया, वो ऋग्वेद से शुरू होता है। ऋग्वेद जो है वो उस खित्ते की नहीं, कुल मिला के ये 3500 साल पुरानी, सबसे पुरानी रिलीजियस टेक्स्ट है उस रीजन की। अगर आप वहां देखें तो उसकी रूट्स में कास्ट सिस्टम है, वर्ण आश्रम। वर्ण संस्कृत का लफ्ज है जिसका मतलब है कलर, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ ए कलर। गलत। और ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसको ये वर्ण आश्रम कहते हैं, जो मैं समझता हूं कि दुनिया का सबसे पुराना रेसिस्ट कल्चर है या हम्म। रेसिस्ट थिंकिंग है, जो अभी तक भी सरवाइव कर रही है। बेशक वेस्ट में भी रेसिज्म, अपार्थाइड, ये हमने टर्म सुनी, लेकिन इवेंचुअली ये किसी धर्म का या किसी मजहब का हिस्सा नहीं था। और उसको जस्टिफाई करने के लिए वो मजहब ले आते थे। लेकिन हिंदू का की प्रॉब्लम ये है, इनके जो डीएनए की जो आपने बात की, कि जो इस वर्ण आश्रम को नहीं मानता वो हिंदू नहीं रहता। इट मींस कास्ट सिस्टम, जिसके लिए पॉपुलर टर्म है, लेकिन कास्ट का बेस वर्ण था, कलर था। और अब जब एक सोसाइटी ने, अगर आप 100 लोग हैं, उनमें से 50 को आपने शूद्र के रूप में या औरत को शूद्र का रुतबा दिया है, उनको आइसोलेट किया है, दूसरे दो को क्षत्रिय और वैश्य के कैटेगरीज में रखा है। सो जो पावर थी वो 3 या 4% ब्राह्मण, जो के, और उनको ऋग्वेद में अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मण के सिम्टम्स बयान किए हुए हैं कि वो उसका कद लंबा होगा, उसका वर्ण मतलब कलर गोरा होगा, उसकी नाक लंबी होगी। जो आप टिपिकल पिगमी। ब्राह्मण का सुपर, जो नाजी आइडियोलॉजी ने व्हाइट सुप्रेमेसिस्ट को दिया था कि ये वही ब्राह्मण अपना एक्सप्लेन करता है। अब हुआ ये कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक स्टेज तक तो उनकी बात मानी जाती रही। 1000 साल ब्राह्मणिज्म ने फुली डोमिनेट किया, क्योंकि ये डिफरेंट स्टोरीज हैं कि ये आर्यन कहाँ से आए, और लोकल द्रविडन पॉपुलेशन जो आज साउथ की 5 स्टेटों में जो है वो धकेल दी गई है, उनके साथ क्या हुआ। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम देखते हैं कि ये वर्ण आश्रम, बेशक विद इन द सोसाइटी ब्राह्मण की सुपीरियोरिटी, या जिसको ये सर्वोच्चता कहते हैं, उसको एस्टेब्लिश करता था। लेकिन इवेंचुअली इनकी ताकत गिरने लगी जैसे जैसे हमलावर शुरू हुए आने, और वो जमाना अलेक्जेंडर से लेके हम लेटेस्ट अंग्रेजों तक देखें, तो मैं समझता हूं कि इस पीरियड में ब्राह्मण ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को तो बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल किया है। जो नए हमलावर आए उनको भी उन्होंने, उनकी भी पूजा करनी शुरू कर दी। जैसे संस्कृत का एक श्लोक है, दिलीश्वरो ईश्वरो, कि दिल्ली का बादशाह जो है वही दो ईश्वर। भगवान है, वही खुदा है, वही रब है। लेकिन इवेंचुअली इनमें वो एक अपनी किस्म का इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हुआ है। और अंग्रेजों के आने तक, क्योंकि जितनी देर तक वहां पहले लोधी पठान, फिर मुगलों का, और बाद में ब्रीफ टाइम नॉर्थ इंडिया में सिखों का राज रहा, ये डोरमेंट रहे।
लेकिन अंग्रेजों के वक्त मुझे लगता है कि अंग्रेजों ने इनको ज्यादा उभारा, क्योंकि वो मुसलमानों को भी, रूलर तो मुसलमान थे मेजॉरिटी इंडिया में जो अंग्रेजों ने लिया था, तो इनके पास एजुकेशन भी आई, इनको उन्होंने प्रमोट भी किया। और 47 में अगर हम देखें कि ट्रांसफर ऑफ पावर की नेगोशिएशन में ये, जैसे एक स्टेज पे तो चर्चिल ने 1930 में इसको कहा ही ब्राह्मणिज्म था कि हम नहीं चाहते कि हम ये ब्राह्मणों के हवाले करके जाएं और रेस्ट ऑफ लोगों को उनके सामने फेंके। सो मैं समझता हूं कि इनके पास, क्योंकि रूल आज भी, अगर आप इनकी एग्जेक्टिव पोस्ट, इनकी जुडिशरी, इनका मीडिया देखें तो आपको 80% से ज्यादा ब्राह्मण ही नजर आएंगे। तो बिल्कुल है। उनको उनको अपनी किस्म का एक कॉम्प्लेक्स है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जिसको वो सुपरियॉरिटी, और ये साइकोलॉजी में माना जाता है कि जो लोग इंफीरियर। सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का जो है वो एग्जिबिट कर दें अपने आप को, इनफैक्ट वो इंफीरियरिटी इंफीरियर। कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। बिल्कुल तो है। मुझे जितना समझ आया है कि ये इनके डीएनए में इसलिए है कि ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेटरी इनका एटीट्यूड है, और नंबर इनके पास उस लिहाज से नहीं है, और इनको ये खौफ रहता है। और जैसे मैं अलामा इकबाल को अक्सर कोट करता हूं कि जब उन्होंने, ब्राह्मणवाद ने बुद्धिज्म को शास्त्र और शस्त्र, शंकरा के जमाने में इन्होंने बुद्ध को, अगर बुद्धिज्म ने कहा कि मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता, बुत प्रस्ती को नहीं मानता, इन्होंने बुद्ध के बुत बना के मंदिरों में रख दिए। अगर बुद्ध ने कास्टलेस सोसाइटी की बात की तो इन्होंने बुद्ध को एग्नोस्टिक डिक्लेयर कर दिया कर कि दिया। वो तो ईश्वरवादी नहीं है। तो अलामा इकबाल ने जब बुद्ध के बाद गुरु नानक की आमद की बात की, जो उनकी बांगे दरा किताब में है, बिल्कुल। तो ब्राह्मणवाद कैसे सरवाइव करता रहा बुद्ध मजहब का खात्मा करके भी, अलामा ने फरमाया कि ब्राह्मण सरशार है अब तक, मैं पिंदार में शमाए गौतम जल रही है महफिले अग्यार में। यार। सो बुद्धिज्म को भी उन्होंने फेंका। और जैसे अलामा ने कहा कि फिर उठी आखिर सदा तौहीद की इसकी पंजाब से, पंजाब से। हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। तो इसीलिए सिख भी आज, जो सिखों की स्ट्रेंथ है, जो बुद्ध की स्ट्रेंथ थी, बुद्ध थॉट भी कास्टलेस सोसाइटी पे यकीन करता था। कंपैशन, दया या रहम, उसका कोर प्रिंसिपल था उनके निर्वाणा सिद्धांत का। और फर्क इतना है कि बुद्ध ने अपने फॉलोअर से तलवार रखवा दी नीचे, जैसे अशोका ने गंगा के किनारे पाटलिपुत्र में उड़ीसा कलिंगा की जंग के बाद तलवार रख दी। और यहाँ ये हुआ कि उसी पटना में गुरु गोविंद सिंह पैदा हुए 1666 में, जिन्होंने वो कृपान उठा ली और वो कृपान खालसे को दी कि ये जुल्म के खिलाफ लड़ना है। सो सिखों से बेशक नंबर हमारा 2 करोड़ से के करीब है भारत में, लेकिन ब्राह्मण इसलिए भी खौफजदा है कि आइडियोलॉजिकली भी ब्राह्मणवाद की धुन्नी में तीर की तरह सिख थॉट है। और सेकंडली, सिख जो है वो तलवार लेके खड़ा हो जाता है, वो बुद्ध के फॉलोअर्स की तरह एक चीख पे चपेट खा के दूसरी जो है वो उसके सामने नहीं करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, 1857 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, उसमें आप बखूबी इस बात से वाकिफ होंगे कि ये जो सारे ये ब्राह्मण थे और इनके सारे फॉलोअर्स थे, इन्होंने अपने जो लोकल यहाँ के लोग थे उनके खिलाफ गोरों का साथ दिया। और फिर उसके बाद इनका कब्जा हुआ, और कब्जे के 100 साल के बाद जब गोरे जाने लगे तो 1947 में पहली दफा तकरीबन 1000 साल के बाद यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ब्राह्मणों की हुकूमत आई इस जी सब कॉन्टिनेंट में। तो उस वक्त इन्होंने सबसे पहले वो मशहूर मूवमेंट लॉन्च की जिसको ये शुद्धि मूवमेंट कहते थे, और उस मूवमेंट में इन्होंने वो अपनी जो 1000 साल की गुलामी अपनी तरफ से उसका बदला लिया। जब पार्टीशन से 47 से पहले जब कांग्रेस की हुकूमत आई तो इन्होंने जबरदस्ती वो मुसलमानों को इकट्ठा करते थे और उनको कहते थे कि तुमको अब हम शुद्ध करेंगे, तुमको हम या तो वापस तुम हिंदू हो जाओ या फिर तुम्हें मार दिया जाएगा। तो जी 47 से पहले इन्होंने ये किया। फिर उसके बाद जब ये आरएसएस की पहली दफा, बिहाइंड द सीन्स तो आरएसएस और ये हिंदुत्व मेंटेलिटी ही थी इन ब्राह्मणों की, लेकिन 2014 में जब पहली दफा ये मोदी की हुकूमत आई, तो जब मोदी की हुकूमत आई इनका फोकस सारे का सारा सिखिज्म की तरफ था। इसकी क्या वजह, इनको इतनी शदीद इनसिक्योरिटी क्या है सिखों से?
सिख इनका सबसे, जो इनके मुताबिक इनका सबसे डिफिकल्ट बॉर्डर है, सिख वो भी कंट्रोल करते हैं। इनको पूरे इंडिया को गल्ला भी सिख देते रहे हैं, इनको फौज सिक्योरिटी भी सिख देते रहे हैं। तो इनको इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है सिखों से, इतना खौफ क्या है सिखों का? सिख थॉट प्रोसेस, सिख मेंटालिटी, सिख माइंडसेट, इससे इतना खौफजदा क्यों है आज का ब्राह्मण? अहमद साहब, आपके सवाल के दो पार्ट हैं। पहले मैं 1936 में जी। जब पहली इलेक्शंस हुई, बेशक उसमें रिजर्वेशन थी, मुसलमानों के सेपरेट कैंडिडेट थे और उनके वोटर उनको उन्हीं को वोट देते थे, वो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज नहीं था। बिल्कुल ऐसा। सिखों को भी रिजर्वेशन उसमें मिली और सिखों के भी अलग नुमाइंदे चुने गए, लेकिन वो हुकूमत जिसमें मेजॉरिटी स्टेट्स में कांग्रेस की हुकूमत बनी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। जो आज आरएसएस कर रहा है, वो सूर्य प्रणाम हो, वो वंदे मातरम हो, ये सब हो, ये वो कांग्रेस की हुकूमत उस वक्त, उसने भी उन स्टेटों में वही हिंदुत्व की आइडियोलॉजी लागू करनी शुरू की जो कि आज आरएसएस, जिसकी सीधी सीधी हुकूमत नरेंद्र मोदी के 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद शुरू हुई है, जो ये आज कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि कायदे आजम ने या उस वक्त के जो मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स थे, उनके लिए वो एक सबक था कि अगर आज अंग्रेज यहाँ बैठे हुए हैं और इसके बावजूद अगर कांग्रेस के हाथ में हुकूमत आई है, तो ये इन्होंने ये किया, जब अंग्रेज चले गए इनके पास मेजॉरिटी होगी तो हमारा हशर क्या होगा। उनको स्पेन में इंक्विजिशन हुआ, वो याद था कि हिंदू हमारे साथ यही करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली सिख लीडरशिप जो उस दौर की थी, वो इस बात को नहीं समझ सकी। सो पहला पार्ट तो मैं समझता हूं कि 1940 में पाकिस्तान की प्रोक्लेमेशन या लाहौर डिक्लेरेशन 1940 23 मार्च की, उसके लिए सबसे बड़ी जो कोई चीज थी तो वो 1936 में ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी, गवर्नमेंट बिल्कुल। जिन्होंने हिंदुत्व के एजेंडे को बिल्कुल बेशर्मी से लागू करना शुरू किया। अब दूसरा सवाल कि सिख इनकी ब्रेड बास्केट हैं, इनके डिफेंडर्स रहे हैं, हिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द टाइम इनके साथ खड़े हुए हैं पास्ट में, तो इनको इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है? मुझे याद है, ये शायद 8 साल या 10 साल पहले की बात है, मैं न्यूट्रेडेम यूनिवर्सिटी में था। एक यहाँ अमेरिका की बड़ी स्कॉलर हैं सिंथिया कैप्ले महमूद, वो वहां पे इंटरनेशनल पीस स्टडीज प्रोग्राम की डायरेक्टर थी। उन्होंने किताब भी लिखी हुई है, फाइटिंग फॉर फेथ एंड नेशन, डायलॉग्स विद सिख मिलिटेंट्स। ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया प्रेस ने इसको पब्लिश किया था। तो उन्होंने एक डिस्कशन रखी थी, सर सिमरनजीत सिंह मान जो मेंबर पार्लियामेंट वहां भी रहे और खालिस्तान की आवाज बुलंद करते हैं, वो भी आए हुए थे अमेरिका में। उसके बाद तो अमेरिका में भी उनके आने पे पाबंदी लगी। तो हम वहां थे और उनके प्रोग्राम के एक डायरेक्टर जो थे, उन्होंने मुझे पूछा यही जो सवाल आपने किया है कि ये सब होने के बावजूद ये सिखों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, सिख तो इनका एसेट है जिनको ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सर, अमेरिका में एक एक्सप्रेशन बड़ी पॉपुलर है कि बेनिफैक्टर इज द मोस्ट हेटेड पर्सन। सो सिखों के मामले में ये, अगर आप हिंदुओं का या ब्राह्मणवाद इसको कहना ज्यादा बेहतर है, ना इनका कोई प्राउड इतिहास है, कोई हिस्ट्री तारीख है, ना इनके पास कोई भी ये जो एंशियंट सिविलाइजेशन या एरियन सिविलाइजेशन, ये सब मन गढ़ंत इनके ढकोंसले ये जो मार्केट करते हैं। तो मैंने कहा जब वो सिख के सामने खड़े होते हैं, सिख हिस्ट्री जिसके हमारे लैंडमार्क हैं, गुरु साहबान ने कैसे सारी इंसानियत को अपने कलावे में अपनी बगल में लिया है, और उसके साथ साथ जो सिख का एक रब पे यकीन है और कास्टलेस सोसाइटी की वजाहत है, और इनको लगता है कि सिख को ये अपने नीचे दुबेल बना के नहीं रख सकते। और ये बात नेहरू ने ही, ये जो बात 2014 में तो खुल के सामने आया है, जो मोदी और पिछले 3 टर्म में मोदी सरकार कर रही है, लेकिन हम जवाहरलाल नेहरू को भी एक सिख एनिमी के तौर पे ही देखते हैं। और उसी के पीरियड में जब पटेल होम मिनिस्टर था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भारतीय आइन का ड्राफ्ट जो है वो डिस्कस हो रहा था, तो आपको मालूम है कि उन्होंने इवन
इसके बावजूद के सिखों के साथ क्या क्या प्रॉमिसेस किए हुए थे, उन सब को ताक पे रख के उन्होंने आर्टिकल 25 बी, जिसमें सिखों, बौद्धियों, जैनियों को हिंदू कैटेगरी में लाए। तो हमारी स्ट्रगल तब से शुरू हुई, लेकिन 2014 तक पहुंचते हिंदू तवियों को लगा कि अब उनके लिए जो उनका रियल एजेंडा है, क्योंकि आपको ये भी मालूम होगा कि इन्होंने तो कई साल वहां आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में तिरंगा झंडा नहीं फहराया। ये ना तिरंगे को मानते हैं, ना भारतीय आयन को मानते हैं। इनका आयन तो मनु स्मृति है, और मनु स्मृति का बेस फिर वही ऋग्वेद है, जिसमें वर्ण आश्रम है, कास्ट सिस्टम है। सो सिख आइडियोलॉजी, सिख डायनामिज्म और सिख स्ट्रेंथ जो है रिबेलियन की, जुल्म के खिलाफ लड़ने की, उन्होंने ये समझा कि मुसलमानों को तो जो भारत में रह गए उनको तो सेकंड क्लास सिटीजन उन्होंने इस ढंग से बनाया कि उनमें एक गिल्ट भर दिया कि आपने पाकिस्तान की हमायत की थी, इसलिए आपके साथ ऐसा ही सलूक होगा। और एक बड़े तबके ने इसको मान भी लिया। जो दलित या बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको वैसे ही कास्ट सिस्टम के नीचे इतना बड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। कि उनके वो कुछ कुछ नहीं। लीडर हुए, बिल्कुल। जगजीवन राम हुआ इंदिरा गांधी के वक्त, या बाद में कांशी राम हुआ पंजाब में, पंजाब से जाके यूपी में मायावती के साथ। पर उन्होंने एक एक को करप्ट करके मायावती का क्या हाल किया। नीतीश कुमार जो रामनोर लोहिया मूवमेंट की देन थे, ये बैकवर्ड क्लासेस से निकल के, या लालू यादव, तो उन सबको अगर आप देखें कि अकेला चैलेंज ब्राह्मणवाद को सिखों की तरफ से ही नहीं था। ये गंगा जमुना के इस स्टेट्स में, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में एक स्टेज पे बहुत बड़ा चैलेंज इनको आया, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे सबको टिकाने लगा दिया, हिंदुत्व का जाप ऐसे करवाया कि आज अगर कोई पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस है तो वो सिख पंजाब है, जम्मू कश्मीर के मुसलमान है। कश्मीरी मुसलमान ने भारतीय मुसलमानों से अलग अपना जो उनका रियल डीएनए है वो शो किया, जो इस्लाम का बेस, वो लड़े हैं, आज भी लड़ रहे हैं। इसके बावजूद जितने जुल्म उन पे हुए हैं, उनसे तो 47 के बाद से ही शुरू हो गए थे। हमें तो जून 84 के बाद मालूम हुआ कि हिंदू रूल क्या होता है, लेकिन वो लड़ रहे हैं। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट में, वो नागालैंड हो, वो मणिपुर हो, उनके कुकी ट्राइब, या मेघालय हो, एक स्टेज पे मिजोरम में भी लाल डेंगा और दूसरे कर रहे थे, लेकिन फाइनली उन्होंने समझौता कर लिया था। तो अगर आप देखेंगे तो यही पॉकेट्स हैं स्टेट्स जहां की माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है, वहां अब ये डिफरेंट किस्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। डायरेक्ट जेनोसाइड भी कर रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज भी कर रहे हैं, जो कि मणिपुर में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, इवन पंजाब में भी ये शुरू है कि बहुत बड़ी गिनती में यूपी बिहार के लोगों को यहाँ बसाया जा रहा है। बताया जा रहा है, बिल्कुल। पंजाब में हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि 4 से 6 लाख स्टूडेंट्स के नाम पे लड़के लड़कियां 18 साल के ज्यादा उम्र के वो पंजाब छोड़ने पे मजबूर हैं। सो ये रीजन है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अल्टीमेटली सिख गिव अप करने वाला नहीं है। हम अपने, हमारा हिस्ट्री अपने आप में या तारीख एक बड़ी मोटिवेशन होती है, और सिख तो 2 वक्त की अरदास में ही ये मांगते हैं अपने रब से, अपने वाहिगुरु से, कि हमें जुल्म के खिलाफ लड़ने की ताकत दो। सो ये आइडियोलॉजी को भी डाइल्यूट कर रहे हैं। सिखों में भी इन्होंने घुसपैठ की है, सनातनी किस्म के सिख भी तैयार किए जा रहे हैं। जो हिंदुत्व की तरफ अगर आप देखें कि सिख गुरुद्वारों पे कब्जा करने की लाइन भी इनकी, वो हजूर साहब हो, पटना साहब हो, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी हो, और अब इवन पंजाब में भी इन्होंने अकाली दल को या सिख पार्टी को 5 टुकड़ों में ऑलमोस्ट तब्दील कर दिया है। सो ये इनका एक ही मैसेज है, इधर एसिमिलेट और बी रेडी फॉर द एनाहिलेशन। सो इस पे वो काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, बिल्कुल बड़ा अच्छे से आपने ये सारा इनका माइंडसेट बिल्कुल डाइसेक्ट करके आपने रखा है। इसमें कोई डाउट नहीं है, इंडिया को जो लोग देखते हैं कि जो 20 करोड़ मुसलमान हैं उसको, जो भारत के अंदर मौजूद हैं, उसकी इस तरीके से उसको इन्होंने यूजलेस कर दिया कि दे डोंट पोज एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस टू द इंडियन यूनियन। इनको जी जो थ्रेट है वो इनको सिखों से है, इनको जो थ्रेट है वो इनको चिकन नेक की तरफ, उस साइड से, सेवन सिस्टर स्टेट से।
और सिखों में भी डॉक्टर साहब स्पेसिफिकली इनका जो फोकस है, जो खौफ है इनको, वो खालिस्तान का है। जी और खालिस्तान के बारे में वो मुझे बड़ा वाकया याद आया, वो शेखर गुप्ता ने कोट किया था, आई डोंट नो कितना सच है कितना नहीं, लेकिन वो कहता था कि जब इन्होंने गोल्डन टेम्पल का घेराव किया हुआ था तो उसकी संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले से मुलाकात हुई। तो जी उसने संत से पूछा कि ये जो खालिस्तान, आप क्या खालिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, और आपको क्या लगता है खालिस्तान, तो संत जरनैल सिंह खालसा ने बड़ी वाइज बात की। उन्होंने कहा, मेरे को लोग कदे सुने खालिस्तान का नाम? हम्म उसने हम्म कहा नहीं। उसने कहा लेकिन बीबी मेरी चोली पाएगी, मतलब इंदिरा गांधी इज गोइंग टू हाँ पुट हाँ इट इन माई लैप। सो कहा यह जाता है कि खालिस्तान उसी वक्त बन गया था कि जिस दिन पहला वो गंदे बूट लेकर गलीज इंडियन आर्मी आर्मी का सोल्जर गोल्डन टेम्पल में दाखिल हुआ था, उस वक्त खालिस्तान की बुनियाद पड़ गई थी। हाउ डू यू सी इट? देखिए, फ्यू वर्ड्स फॉर शेखर गुप्ता एज वेल। वो एक सेकुलरिज्म के लबादे में उस किस्म के हिंदू थॉट की रिप्रेजेंटेशन ही करता है। हम्म, अगर आप उसके कट द क्लटर प्रोग्राम देखें, जी जी। खास तौर पे जब वो खालिस्तान या सिखों के इशू पे बात करता है, तो उसका जो पंजाबी हिंदू वाला बायस है वो एकदम बाहर आ जाता है। बिल्कुल ऐसे। ये बिल्कुल ठीक बात है कि संत पिंडरा वाले जर्नलिस्ट के साथ बहुत फ्रेंडली थे, और ये शायद उन दिनों इंडिया टुडे के लिए काम करता था, और ये वहां होता था, इसने कवर किया है। और ये जो कोट आपने कही, वो संत उनकी बहुत सारी तकरीरों में ये है। जब उनसे पूछा जाता था कि भी आप क्या आप खालिस्तान के हक में हैं, उन्होंने कहा कि जी, ना मैं हक में हूं ना विरोध में, लेकिन अगर इंदिरा गांधी ने ये हमारी झोली में डालना है तो हम इसे कबूल करेंगे। 1947 वाली बलदेव सिंह ने जो हमारी बेड़ियों में पत्थर डाले थे, वो गलती हम नहीं दोहराएंगे। ये दोहराएंगे। उनका कंप्लीट कंप्लीट डायलॉग है। जिसपे सेकंड जो आपने कोट किया, ये भी संत भिंडरा वालों का है। उनका कहना था कि भी हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, एक बराबर के शहरी बन के, गुलाम बन के नहीं। पर जिस दिन भारतीय फौज के नापाक पैर दरबार साहब की हदूद में पड़े, खालिस्तान की बुनियाद रखी जाएगी। ये एग्जैक्ट उनका कोट है, इसमें कोई शक नहीं है कि संत भिंडरा वाले जिस एजिटेशन को लीड कर रहे थे, धर्मयुद्ध मोर्चा, उसमें खालिस्तान की मांग नहीं थी। उसमें अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन था, और अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन की स्पिरिट ये थी कि ट्रू फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए इंडिया में। फेडरल गवर्नमेंट अपने पास फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन, ये तीन चार पोर्टफोलियो रखे, बाकी सभी पोर्टफोलियो स्टेट को दिए जाए। जो कि इनफैक्ट अगर आप कैबिनेट मिशन प्लान जो आई थी, जिसको एक स्टेज पे कायदे आजम ने भी मान लिया था और कांग्रेस बाद में उससे भाग गई थी, ये अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन ऑलमोस्ट यही था। लेकिन बिल्कुल। जो कुछ फिर जून के पहले हफ्ते में इंदिरा गांधी ने अकेली एक दरबार साहब में नहीं, 37 और हिस्टोरिकल गुरुद्वारा पे टैंकों तोपों पे हमला किया उनके साथ, जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि ये अनडिक्लेयर्ड टोटल वॉर थी सिखों के खिलाफ, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ हजारों सिखों को दरबार साहब की हदूद में मारा, बल्कि वहां से सिख रेफरेंस लाइब्रेरी या सिख आर्काइव, जिसमें जो कुछ बचा हुआ था पिछली 4-5 सदियों का, उसको उठा के ले गए। फिर उन्होंने कैसे तहजीबी जंग शुरू की पंजाब में, कैसे उन्होंने ये वल्गर कल्चर जो था उसको प्रमोट करवाया, फिर कैसे ड्रग्स पंजाब में लाई गई, और फिर इस डेकेड तक पहुंचते हुए हम मास माइग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि 47 से लेके 84 तक 37 साल सिख लीडरशिप ने कोशिश की कि भारत के आईनी दायरे में रहते हुए हमारा मजहब, हमारी बोली, हमारी तहजीब महफूज रह सके। लेकिन जब उन्होंने दरबार साहब पे ही हमला किया, अब जो मुसलमानों के लिए मक्का शरीफ है या कैथोलिक्स के लिए वेटिकन है, हमारे लिए तो जैसे संत भिंडा वाले कहते थे कि मक्के तो परे तो उजाड़ है, जिवें मुसलमान ਲਈ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਜਾੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ 4 decades
तो ऑलमोस्ट 40 साल हो गए हैं इस वाकया को। बेशक फेजेस आए हमारी मूवमेंट में, एक डेकेड, कंप्लीट डेकेड, 1984 से 1994-95 तक आर्म्ड रेजिस्टेंस दी। सिखों ने इंदिरा गांधी को, जनरल वैद्या को, जो कि कमांडर इन चीफ था जिसने ट्रूप्स ऑर्डर किए थे, और भी दूसरे टारगेट जिनमें नवंबर 84 की सिख नस्ल कुशी में जिम्मेवार जो दिल्ली के बड़े अर्जन दास या ललित माकन जैसे लोग थे, उन सबको सजा याफ्ता किया। और उसके बाद जो है वो आज सिख डायस्पोरा, इसमें कोई शक नहीं है कि आज खालिस्तान की मूवमेंट में सबसे बड़ा रोल जो है वो सिख डायस्पोरा का है। और पिछले 2.5 साल में जैसे खालिस्तान रेफरेंडम की एक मूवमेंट जो यूके से शुरू हुई और फिर कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में जैसे लाखों सिख बाहर निकले अपनी खालिस्तान के लिए वोट डालने के लिए, उसने इनमें और भी गड़बड़ाहट पैदा की है। पंजाब में इसके बावजूद कि वहां बहुत रिप्रेशन है, इसके बावजूद पिछली पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 2 कैंडिडेट ऐसे मेंबर पार्लियामेंट बने जिनको इंडियन स्टेट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया होता। एक उनमें तो अमृतपाल। शहीद बेअंत सिंह जिन्होंने इंदिरा गांधी को सजा याफ्ता किया, उनका बेटा सरबजीत सिंह वो आज फरीदकोट के पार्लिमानी हल्के से मेंबर पार्लियामेंट है। इसी तरह भाई अमृतपाल सिंह जो कि अभी कुछ महीने पहले ही उससे जो है वो दुबई से आया था, लेकिन उसने एक अवेयरनेस पैदा की, उसको इन्होंने जेल में रखा। वहां डिब्रूगढ़ 2900 किलोमीटर पंजाब से है, असम में, वहां कैद रखा हुआ है। और उसने जेल से पेपर फाइल किए और अजीत। 2 लाख से ज्यादा वोटों से वो जीता है। तो ये हमारा रेफरेंडम है पंजाब में। हम कहते हैं कि भाई आप यूएन स्पॉन्सर या दूसरा तो करवाते नहीं है, लेकिन इन 2 हलकों में हमने अपने उम्मीदवार उतारे थे और उन्होंने खालिस्तान के हक में फतवा दिया है। तो आज खालिस्तान की मूवमेंट इंटरनेशनल राडार पे है, इंटरनेशनल मीडिया पे डिस्कशन है। और 35 मिलियन के लगभग सिख नेशन जो है उसका एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से जागरूक है। और पॉलिटिकल मसल भी, अब वो कनाडा हो, अमेरिका हो, यूके हो, अगर आप देखें कि कनाडा में जैसे जगमीत सिंह एनडीपी पार्टी के लीडर बने, वो एक अमृतधारी सिंह हैं, और उनकी मदद से ही जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत जो है वो अखीरले वक्त पे कायम रही। यूके में अब 12 सिख मेंबर पार्लियामेंट बने हैं, मर्द और औरतें। अमेरिका में यूएस कांग्रेशनल सिख कॉकस है जिसमें 50 से ज्यादा कांग्रेसमैन बाई पार्टीसन, दोनों तरफ से डेमोक्रेट और रिपब्लिकन है। सो पॉलिटिकल मसल जो है सिखों ने वो डायस्पोरा में महज नंबर के बलबूते ही नहीं, इवन विद इन इन्फ्लुएंस द होता। सिस्टम्स भी उन्होंने अपना जो है वो एक खास जो है वो स्थान बनाया। डॉक्टर साहब, आपने डिस्कस किया है, बिल्कुल ठीक बात है कि ये जो खालिस्तान मूवमेंट है इसके फेजेस हैं। 84 के बाद तो बिल्कुल, उससे पहले 84 से भी इवन पहले भी सिक्स का बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए सारी वो एक जी स्ट्रगल थी। जी। कोई पंजाब के अंदर इन्होंने कोई हुकूमत नहीं चलने दी, सिखों को स्टेबल होने ही नहीं दिया। जो जी खौफ था इनका कि सिखों से हमने काम भी लेना है लेकिन इन्हें अपने से ज्यादा ताकतवर भी नहीं होने देना। और फिर एब्सोल्यूट। जो बेसिक इनका एक इंटीग्रल फियर है वो ये है कि जो सिखिज्म है वो कास्ट सिस्टम के खिलाफ है और इनकी हेजेमनी को डायरेक्ट चैलेंज करता है। जी उसके बाद फिर 84 के अंदर तो इन्होंने डायरेक्ट, जब दरबार साहब पे हमला किया तो डायरेक्ट इन्होंने मैसेज दिया कि हम सिख फेथ के खिलाफ हैं, इंडिविजुअल्स के खिलाफ नहीं है। जी। और ये काफी अरसे से, उससे पहले भी जो राइटिंग्स थी या जो तकरीरें थी संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले की, उसमें उन्होंने क्लियर इशारे, अंडरस्टैंडिंग तो वो क्लियर देकर गए थे कि क्या होने वाला है। जी और फिर उसके बाद फिर ऑपरेशन वुड रोज, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ब्लैक थंडर के नाम पे इन्होंने जो एक कंटिन्यूअस एक परसिक्यूशन की सिख कम्युनिटी की, और फिर सिख डायस्पोरा पूरी दुनिया में फैल गया। और उन्होंने जाके वहां पे अपने आप को स्टेबल किया। जाहिर है डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट हालात थे। अच्छा, उसके बाद अब 2024 में या 2020 ऑनवर्ड्स डॉक्टर साहब ये देखते हैं कि जो अब नई नस्ल है सिखों की, वो कहते हैं कि आपको आजादी के लिए कुर्बानी देनी होती है। तो जी पहले ये कहा जाता था कि जो सिखों की नई नस्ल पूरी दुनिया के अंदर आबाद हुई, उन्होंने कुर्बानी देखी नहीं है। जी लेकिन ये जो मोदी का जो ये
ट्रांसनेशनल ये टेररिज्म है जिसमें उन्होंने पहले तो सबसे पहले पंजाब के अंदर उन्होंने जो भी कच कड़ा कृपान कंगा केश की बात करता है उसके खिलाफ वो लोग बोलना शुरू कर देते हैं। फिर इन्होंने जो पंजाब के अंदर जिसने सिख राइट्स की बात की उसको इन्होंने शहीद करवाया। और फिर उसके बाद ये जो कनाडा के अंदर इन्होंने हरदीप सिंह निज्जर का जो सफाक मर्डर करवाया। फिर अमेरिका के अंदर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हैं, गार्जियन का आर्टिकल है अवतार सिंह खांडा साहब के बारे में कि उनकी फैमिली का क्लेम है दैट ही वाज आल्सो पॉइजन। सो कहते हैं कि ये जो नई नस्ल थी जिसको कहते थे कि ताना ये दिया जाता था कि इनको तो कुर्बानी का पता नहीं है, तो बड़ी आसानी में रहे हैं। वो कहते हैं कि जी इस नई नस्ल को मोदी अपने इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और खौफ की वजह से इसको कुर्बानी का टेस्ट दे रहा है। और जी। जब कुर्बानी का टेस्ट आया तो फिर ये नस्ल जहां भी होगी, जिन भी हालात में होगी, ये अपनी आजादी ले लेंगे। तो डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि आप इस सारी सिचुएशन के साथ कितना अग्री करते हैं? आपका क्या, बिकॉज आप खुद सब मतलब इस सारी सिचुएशन से गुजरे हैं, सफर किया आपने, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस सारी सिचुएशन की? क्या ये ऐसे ही है? पहले तो अहमद हसन साहब, मैं आपको कम्प्लीमेंट देता हूं कि जैसे एज ए स्कॉलर आप इस इशू को समझते हैं। शायद बहुत सारे सिख स्कॉलर भी जो परत दर परत किसी भी मूवमेंट के लिए जरूरी होता है, उन गहराइयों को शायद नहीं समझ पाते हैं। और आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। देखिए, वैसे तो अगर इंडियन इंटेलिजेंस या रा की कारगुजारी देखें, ये ठीक है कि पहली बार दुनिया के सामने इनका ट्रांसनेशनल रिप्रेशन एक्ट 18 सितंबर 2023 को आया, जब जस्टिन ट्रूडो ने कैनेडियन पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा कि 18 जून 2023 को जो सरी में गुरुद्वारा के प्रेसिडेंट हरदीप सिंह निज्जर कैनेडियन सिटीजन का मर्डर हुआ, वो इंडियन स्टेट के एजेंट्स ने किया। ये बात सामने आई। लेकिन मेरा मानना है, और इस बारे में एक किताब टोरंटो स्टार और ग्लोब एंड मेल के दो बड़े एक्सपीरियंस रिपोर्टर्स ने लिखी थी 1980s में, सॉफ्ट टारगेट। और उसमें उन्होंने कहा था कि इवन लेट 1970s में भी जो इंडियन इंटेलिजेंस के लोग हैं वो गुरुद्वारों में ऑपरेट कर रहे थे, और वहां उन्होंने जो है वो वायलेंस करवाने की कोशिश की। और इसी तरह 1985 में जब जून के महीने में कनिष्का हवाई जहाज के 329 मुसाफिर आयरलैंड के उस समुद्र में डूबे और जिनको सिखों के नाम या खालिस्तान मूवमेंट के नाम पे मरा गया है, तो सॉफ्ट टारगेट ने यह कंक्लूड किया था कि ये इंडियन एजेंसी रा का काम था। बेशक एज ए फ्रंट पीपल सिख फेसेस इस्तेमाल किए गए हों। ये मैं इसलिए दोहराना चाहता हूं कि उस वक्त भी जून 84 के हमले के बाद सिखों की मूवमेंट के लिए हमदर्दी थी। और 85 के इस एयर इंडिया डिजास्टर के बाद इस एक एक्शन ने जो इंडियन एजेंसीज ने करवाया, सिख मूवमेंट को इंटरनेशनल टेररिज्म के खाते में डाल दिया गया। और बिल्कुल। लंबा वक्त फिर जो कुछ ये करते रहे उसको हमारी आवाज किसी ने सुनी नहीं। हमें उन्होंने आतंकवादी, अलगाववादी, उग्रवादी, ये तीन लफ्ज जो हिंदी डिक्शनरी में पहली बार घड़े गए मुसलमानों को डील करने के लिए, तो 1000 साल से पहले उन्होंने मलेच लफ्ज जो है वो कॉइन किया था, डर्टी। तो इसलिए उनको वैसे, और सिखों के लिए इन्होंने आतंकवादी, अलगाववादी, उग्रवादी और सिख दहशतगर्द ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। अब बात करते हैं कि इनका जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन सामने आया, मई महीने में लाहौर में भाई परमजीत सिंह पंजवड़ जो है वो लाहौर में शहीद किए जाते हैं। पर बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली ये मैं हमेशा एक गिले के तौर पे भी अपने पाकिस्तानी फ्रेंड्स को या उनके जो कई बार प्रोमिनेंट कोई अगर किसी से बात करने का मौका बने तो मैं कहता हूं कि आपने विक्टिम होते हुए भी इंडियन टेररिज्म के इंटरनेशनल लेवल पे कभी उस लेवल से भारत पे अटैक नहीं किया कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां कैसे पाकिस्तान में इंटरफियर करती हैं। वो कुलभूषण यादव जैसा आदमी आपके पास हो और आप उसको दुनिया में एक्सपोज ना कर सके, और वो शोर मचाते हैं कभी यूएन में, कभी दूसरे प्लेटफॉर्म में कि पाकिस्तान एपी सेंटर है टेररिज्म का। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने इवन भाई परमजीत सिंह पंजवड़ के मुद्दे पे भी ऑलमोस्ट वो साइलेंट रहे, क्योंकि उससे पहले कश्मीरी एक्टिविस्ट को भी
विद इन पाकिस्तान, वो रावलाकोट हो, वो सियालकोट हो, और दूसरी जगह पे निशाना बनाया गया था। ये मोदी के अजीत डोवल नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइजर बना, कैबिनेट रैंक है, डिसीजन मेकर है ये इस चौकड़ी का, उनका फैसला था कि भाई ये कश्मीरी और खालिस्तानी मूवमेंट को अगर फिनिश करना है तो जो टर्म इन्होंने कॉइन की कि घुस के मारेंगे, और फिर उन्होंने इसका क्रेडिट भी लिया कि घुस के मारा। नाउ ये मई महीने की वारदात के बाद 15 जून 2023 को बर्मिंघम यूके में अवतार सिंह खंडा का मर्डर केमिकल वेपन से किया जाता है। घर वालों ने कहा, सिख तंजीमों ने कहा, लेकिन जो है वो, क्योंकि यूके की सरकार, ऋषि सुनक जो कि एक हिंदुत्वी बॉय ही था, उनका ट्रेंड किया हुआ, उन्होंने भी इसको जो है वो हशप कर दिया मैटर को। लेकिन हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर को एक्सपोज कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने किया, और फिर अगला 1.5 साल पूरी तरह से, जैसे 6 उनके टॉप डिप्लोमेट, जिनमें उनका हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा है, उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा बना के टेररिज्म में इन्वॉल्व किया के बाहर निकाला गया। अब इसका असर क्या हुआ, और पहले तो ये देखना है कि अवतार सिंह खंडा और हरदीप सिंह निज्जर ये क्यों टारगेट थे, क्योंकि ये यंग थे, वही जनरेशन जो आपने कहा कि बहुत से, क्योंकि 20 वर्ष के करीब की जनरेशन मानी जाती है, बहुत से उसमें तब पैदा हुए जब सिखों की नस्लकुशी का एक दौर भारत में खत्म हो चुका था। जैसे अवतार सिंह खंडा के पिताजी कुलवंत सिंह खुकराना, उनको भी झूठे पुलिस मुकाबले में मारा गया था। ये 2-3 साल के थे और उनकी माँ ने अकेले इनको पाला है, और फिर जवानी के वक्त जो है वो पढ़ने के लिए यूके भेजा। 2014-15 में वो यूके में आए। इसी तरह हरदीप सिंह निज्जर भी बहुत छोटा था जब जून 84 हुआ। कहानियां सुनी, अपने गांव में सुना भी क्या हुआ, किसके चाचा के साथ क्या हुआ, किसके ताऊ के साथ क्या हुआ, इस तरफ चले। और होता यह है कि बहुत बार जो जुल्म करते हैं उनका मकसद तो यह होता है कि जुल्म के सामने लोग चुप कर जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि वो इस्लाम हो या सिखी हो, सिख मजहब हो, हमारी तहजीब एक तरफ तो हम सच हक इंसाफ के लिए कुर्बान होने वाले को शहीद कहते हैं, उन्हें रुतबा देते हैं। सिख अरदास में दोनों वक्त हम बिना नाम लिए उन सभी को याद करते हैं जिन्होंने धर्म के लिए, सच हक इंसाफ के लिए अपनी जानों के नजराने जो है वो रब्बुल आलमीन के सामने पेश किए। सो एक बात तो ये है कि शहीदी या मारना हमें डराता नहीं है, रादर वो अपने आप में एक मोटिवेशन बन जाता है शहीद का, जो जमीन पे गिरा हुआ खून। दूसरा, मैं समझता हूं कि बाहर जो हमारे बच्चे बच्चियां हैं, जो मैंने अपने कल्चर से अलग महसूस किया, बेशक हमारी जनरेशन जो कि वहां की मिट्टी के जंपल हैं, हमारा वहां उस मिट्टी से लगाव एक अलग किस्म का है। ये बच्चे बच्चियां ईमानदार कल्चर की देन है, ये ऑनेस्ट है, इनमें कन्वोल्यूटेड माइंड नहीं है। पर बिल्कुल जब है। प्लेन फैक्ट्स के सामने उनको ये नजर आया कि ना तो हरदीप सिंह निज्जर ने गन उठाई थी, ना अवतार सिंह खंडा ने उठाई। अगर पीसफुल खालिस्तान की बात करना हजारों मील दूर यहाँ पे बैठ के, ये भी भारतीय हुकूमत के लिए एक बड़ा गुनाह होने के नाते उनको उनको मारे जाना है, तो हमारी और हमारे लोगों की पंजाब में क्या हालत होगी। तो मैं समझता हूँ कि भाई ये अपने आप में एक मोटिवेशन बनी है। और आज जितने आप प्रोटेस्ट रैलीज या इस किस्म के कोई शहीदी समागम देखेंगे, तो आपको बड़ी गिनती में वो यंग बच्चे बच्चियां 20s में, या इवन कुछ जो है उनसे भी छोटे, वो नजर आएंगे। सो मैं समझता हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनको और मैं भी एक बात जोकिंगली कहा करता हूँ, जब अगर कोई पूछे कि जी डॉक्टर साहब खालिस्तान कब बना रहे हो, तो मैं कहता हूँ भाई हमने ठेके पे दे दिया है नरेंद्र मोदी को। अब वो बनाएगा, हम जरा आराम कर लें, हमने अपना पार्ट कर लिया है। अब ठेकेदार मोदी है खालिस्तान बनाने का। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसने हमारी मंजिल को और भी करीब ला दिया है इसके जुल्मों ने। डॉक्टर साहब, वो तो एक असूल है ना कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात होती है। डॉक्टर साहब, आज जो जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है 2024-2025 का, कहा यह जा रहा है कि ये जो नया
साल चढ़ा है, ये दुनिया में अगर देखा जाए पिछले 100 साल में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले एक स्पेसिफिक ऑर्डर था जिसके तहत दुनिया चलती थी, जो बाउंड्रीज थी, जो जियोग्राफी थी, एक बड़ी बड़ी सल्तनतें होती थी, ऑटोमन एम्पायर थी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर थी, और ये सारा कुछ। और फिर वर्ल्ड वॉर वन के बाद ये एक नेशन स्टेट का, जो छोटे छोटे मुल्कों का एथनिसिटीज की बेसिस के ऊपर, कल्चर की बेसिस के ऊपर वो बड़ी सल्तनतें थी, वो छोटी होना शुरू हो गई। अब जी। ये कहा जा रहा है कि इस वक्त 2025 का जो नया साल चढ़ा है, इसमें भी अगर आप देखें तो पूरी दुनिया के अंदर एक एक्सपेंशनिज्म, एक एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजीज का दौर चल रहा है। मिडल ईस्ट के अंदर ग्रेटर इसराइल की एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जोकिंगली कहा बेशक, लेकिन ही वाज सेइंग कि कनाडा को आई विल मेक अ प्रोविंस ऑफ अमेरिका, और फिर ग्रीनलैंड की बात की। रशिया अपना एक एक्सपेंशनिज्म टोका रहा है। टर्की को देखा जाए तो वो सीरिया के अंदर अपनी न्यू ऑटोमनिज्म के नाम पे वो अपना एक एक्सपेंशनिज्म लेके चल रहे हैं। चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर कब्जा करना चाहता है। इंडिया का अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है। सो कहा यह जा रहा है कि ये जो नया साल चढ़ा है और इससे ऑनवर्ड्स 2030 तक पूरी दुनिया के बॉर्डर्स चेंज होंगे। वो इकबाल का मशहूर शेर है, जो कि मुझे लगता है कि सिर्फ इसी दौर के लिए इकबाल ने फरमाया था कि जो निगाह के सामने है लब पे आ सकता नहीं, हैरान हूं दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। वाह। तो ये जो बॉर्डर्स की चेंजिंग का टाइम है, और पूरी दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल ऑर्डर, इंटरनेशनल लॉ, ये कलैप्स होता हुआ नजर आ रहा है। हर कोई हॉकिश हुआ हुआ है, हर किसी की अपने इंटरेस्ट हैं जिनको वो प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। इस सारे बदलते हालात में सिचुएशन वाज़े तौर पर नजर आ रही है कि वो खालिस्तान के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल हो रही है। तो इन जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आप खालिस्तान की डिमांड को और उस डिमांड को मटीरियलाइज होते हुए आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि आज जब हम बात कर रहे हैं ठीक 5 दिन बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प की ओथ टेकिंग होनी है, और बिल्कुल। उसको लेके पहले ही क्या सराहियां हैं कि अमेरिका ने जो कुछ कनाडा के बारे में या ग्रीनलैंड या पनामा या मिडल ईस्ट, जिसका भी क्रेडिट दोनों ही प्रेसिडेंट बाइडेन और ट्रम्प ले रहे हैं कि जो उन्होंने सीज फायर करवा दिया है। लेकिन दूसरी तरफ ट्रम्प ये कहते हैं कि वो इसराइल की रिकग्निशन नेबरहुड में, और जो उनका ग्रेटर इसराइल का डिजाइन है, वो उसने ये लफ्ज तो नहीं कहे, लेकिन उसको हाँ, इम्प्लीमेंट कराना भी बिल्कुल है। उसी लाइन पे जा रहा है। और इसी तरह अभी तक ये अमेरिकन या ट्रम्प पॉलिसी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या होगी, क्योंकि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को इनवाइट भी किया गया है यहाँ ओथ टेकिंग के लिए, चाहे वो नहीं आ रहे हैं। और कोई भी हार्श वर्ड चाइना के बारे में इस पीरियड में नवंबर के बाद ट्रम्प के नहीं मुंह बोला। से नहीं निकला। और आपने ठीक कहा कि पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर, अदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने, ये ठीक है, ऑटोमैन एम्पायर को जो तोड़ा, मिडिल ईस्ट में न्यू मैप मेकिंग हुई, इसी हम्म। तरह बाकी जगह भी हुई। पर मैं समझता हूँ कि ये जो ग्लोबल विलेज या जो वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद मैप मेकिंग, तो आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, वो बदलनी शुरू हुई बड़े एम्पायर से छोटे नेशन स्टेट्स। और फिर लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो दो खेमे अलग अलग बने, जिसको कोल्ड वॉर कहते हैं, उसमें भी विद इन द कंट्रीज जो है वो गड़बड़ कराने की लाइन रही, जो सीआईए ने किया, केजीबी ने किया। साउथ अमेरिका में क्या हुआ, और इवेंचुअली सोवियत यूनियन का जो कोलैप्स होता है अफगानिस्तान की वॉर के बाद, या उसी पीरियड में ईरान में भी 1979 में जो एक नई तब्दीली होती है। तो ये आप ठीक फरमा रहे हैं कि इस वक्त भी एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का माहौल बन चुका है। वो बड़े लेवल पे वो जमाने अब गए कि जहां कोई एरिया को कंकर करके किसी ने बढ़ाना है। अब तो अमेरिका के पास दो बड़े शाहूकार हैं, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, किसको कहाँ की हुकूमत हिलानी है, गिरानी है। और उसके साथ जॉर्ज सोरेस या अब जो एलन मस्क और दूसरे, हम्म। जो कि सीधे सीधे पैसे के बलबूते पर अपनी टर्म्स डिक्टेट करने कराने पे आए हुए हैं, ये बात भी है। सेकेंडली, जो खालिस्तान की मूवमेंट के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो मैं समझता हूं कि एक तो हमारा क्लेम ज़ाहिर है, ह्यूमन राइट्स भी एक स्टिक के तौर पे इस्तेमाल होता है वेस्टर्न पावर्स की ओर से, जहां भी उन्हें सूट करता है। लेकिन एक बात, अगर सिख फैक्टर की
यूजफुलनेस, ये पावर्स को समझ आनी शुरू हो। और मैं पहले अपने नेबरहुड की बात ही करूंगा कि चाइना और पाकिस्तान और इंडिया में जार है, हम इंडिया से ही सेपरेट होना चाहते हैं। तीनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया। और जैसा इवन न्यूक्लियर वॉरफेयर का फियर जो कि सिर पे हमेशा लटकता रहता है, हमारा ये आर्गुमेंट होता है कि अगर खालिस्तान एक बफर स्टेट के तौर पे इन तीनों के बीच, पाकिस्तान, चाइना और भारत के बीच होती है, तो हमारी तो किसी के साथ उस लेवल की हॉस्टिलिटी नहीं है। भारत के साथ है, बट वंस हमारा अपना मुल्क होगा, हम जो है वो एज ए बफर, जो कभी इन्होंने ग्रेट गेम वालों ने अफगानिस्तान अफगानिस्तान में को बनाया। जो बनाया था कि इसीलिए ब्रिटिशर्स ने इतने नुकसान उठाने के बावजूद उनको जो है वो ऑटोनमस स्टेटस दे दिया था, और वो वुहान जो कॉरिडोर और ये वो एज ए बफर रख लिया गया था, ताकि अफगानिस्तान और ए बफर हो रशिया के। रशिया के तो दरमियान भी। हाँ, इन हालातों में मैं समझता हूँ कि क्योंकि सिख फैक्टर अब पॉलिटिकली दो माइनॉरिटी है, हम बहुत माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी हैं बड़ी पॉपुलेशन के बीच, लेकिन विजिबल माइनॉरिटी है। और अमेरिका में मैं क्योंकि 4 डेकेड्स देखता हूँ, जितना इस वक्त सिख फैक्टर के लिए हमदर्दी है, पिछले 1 साल में हमने 2 बड़ी मीटिंग्स एफबीआई के इनविटेशन पे, जिसपे उनकी होमलैंड सिक्योरिटी, जो जस्टिस डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट के 30-40 के करीब ऑफिशियल थे, और अलग अलग अमेरिका की सिख तंजीमों के लीडर इसमें मौजूद थे, क्योंकि अकेला गुरपतवंत सिंह पन्नू मर्डर प्लॉट ही सामने नहीं था। 6 के करीब अमेरिका में और एक्टिविस्ट हैं, जिनमें ये खाकसार भी शामिल है, जिनको फौरन इन्होंने ड्यूटी टू वॉर नोटिस के नीचे जी। सिक्योरिटी वाला पार्ट दिया था। सो इनको फिक्र भी था कि कैसे अमेरिकन सिखों में एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी हो। तो उसमें भी हमने ये महसूस किया कि कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि सिख फैक्टर कैसे एज ए बफर वहां इनके भी इंटरेस्ट को सर्व कर सकता है। देखिए, अल्टीमेटली नए मुल्क, जैसे ये खुद ही अमेरिकन कहते हैं कि देयर इज नो फ्री लंच, और हमें भी ये बात की समझ है कि मुल्क जब भी होंद में आते हैं, कायम होते हैं, कोई रेजिडेंटरे होता है, ये क्यों मदद करे। भारत, इनको लगता था, हमें ये लगता है कि अब भारत के हक में जो इनके ओपिनियन मेकर्स हैं, जहाँ डिसीजन मेकर्स हैं, उनमें वो एंथुजियाज्म नहीं है जो आज से 10, 12, 15 साल पहले जो इनकी प्रो इंडिया पॉलिटिक्स बदलनी शुरू हुई थी, वो 9/11 के बाद हुई थी, जब जूनियर बुश प्रेसिडेंट थे। वही पॉलिसी इनकी ओबामा के दौर में भी रही, ट्रंप की पहली टर्म में भी रही। लेकिन इस बार इवन अगर आप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का देखें, ना तो ट्रंप ने मोदी को इनवाइट किया ओथ टेकिंग के लिए, और जैसे आप नेशन स्टेट की बात करते हैं, आज ही जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नॉमिनेट किए गए हैं ट्रंप की तरफ से, उनकी जो है वो कंफर्मेशन हियरिंग चल रही थी, तो उसने रिडिक्यूल किया पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर आइडियोलॉजी को, जिसमें ह्यूमैनिटेरियनिज्म बेस था, या कंट्रीज की रेलेवेंस नहीं थी, ग्लोबल विलेज की थी। सो ही इज एडवोकेटिंग अबाउट सॉवरिटी ऑफ द कंट्रीज, इंटरेस्ट ऑफ द कंट्रीज। और ट्रंप ने भी जैसे अमेरिका फर्स्ट के नाम पे अब जो इवन वो बयानबाजी भी कर रहा है, उसमें वो यही कह रहे हैं कि मेरे लिए जो है वो सबसे पहले अमेरिका को, अमेरिकन के इंटरेस्ट को देखना है। सो मुझे लगता है कि एक पार्ट तो चल निकला कि ग्लोबल विलेज है, दुनिया में एक ट्रेड एग्रीमेंट तोड़ने जा रहे हैं, नेटो का क्या हशर होगा। सो मुझे लगता है कि इस वक्त खालिस्तान की लेजिटिमेसी, नीड और जियोग्राफी, जो जनरल ज्योग्राफिया कहते हैं जिसको, अगर उसके लिहाज से भी देखें, तो हम जिस स्ट्रेटेजिक लाइन पे बैठे हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, हुसैनी वाला से वाघा बॉर्डर तक, और अगर आप राजस्थान के बॉर्डर से गुजरात तक जाएं, तो वो 20-25 मील की डेजर्ट स्ट्रिप है। सो ओशन तक हमें वो लेके जाती है। तो मैं समझता हूं कि ये शायद आने वाले पीरियड में इसको सीरियसली लिया जाएगा। लेकिन मुझे ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं है
कि ना मुझे ये यकीन है कि अमेरिका ने हमें खालिस्तान बना के दे देना है या नेटो ने दे देना है। वो हमारे गुरु गुरु गोविंद सिंह साहब ने जो शमशीरे जो है वो दस्त है, उसके ऊपर निगाह टिका के कहा था कि कऊ किसी को राज ना दे हैं, जो ले हैं निज बल से ले हैं, कि नो बडी हैंड्स ओवर द पावर ऑन ए ट्रे, इट हैज टू बी टेकन बाई स्ट्रेंथ बाई फोर्स। सो वो सिखों ने जो है वो उसको बड़ी अच्छी तरह इस सबक को याद किया हुआ है कि आजादी जो है उसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है, वो आपको ग्रैब करनी होती है, वो आपको कोई पेश नहीं करता है, इसमें हमें कोई जो है वो शक शुबा नहीं। बिल्कुल ऐसे डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे से डिपेक्ट किया आपने, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज तक इंसानियत की 5,000 साल तारीख में किसी को भी कुर्बानी के बगैर आज़ादी तो मिली नहीं। और अगर आप मुसलमानों की, पाकिस्तान की बात करें तो हमने लाखों, तकरीबन ये कहा जाता है एस्टिमेट्स के मुताबिक 40 लाख के करीब शहीद दिए पाकिस्तान बनाने के लिए। जी तो डॉक्टर साहब, एंड की तरफ जा रहे हैं तो मैं सवाल आपसे चंद एक करूंगा इंडिया के एक्सपेंशनिज्म के बारे में। आपने नाटजी आइडियोलॉजी के साथ बहुत राइटली कंपेयर किया आरएसएस की हिंदुत्व आइडियोलॉजी को। और पिछले 1,000 साल में जितनी भी फैशिस्ट आइडियोलॉजीज चली हैं, जो कि ज्यादा रिटोरिक बेस्ड होती हैं, कास्ट बेस्ड होती हैं, सुपरमेसिस्ट आइडियोलॉजीज जो होती हैं, जी ये अपने अंदर तो डोमिनेट करती करती हैं, फैशिज्म होता ही होता है, लेकिन इनकी जो मौत होती है, इनकी जो डिस्ट्रक्शन होती है, वो डेमोलिशन होती है उस वक्त देखी गई है कि जब ये अपने बॉर्डर से निकल के अपने आप को ओवर स्ट्रेच कर लेते हैं। जर्मनी की ही जी आप एग्जाम्पल ले लें। और जी भारत का भी जो आरएसएस का इंटरनल, इनके जो मिनिस्टर्स कहते हैं कि 2030 तक, जो बीजेपी के सिटिंग मिनिस्टर्स कहते हैं कि 2030 तक हम भारत के अंदर किसी नॉन हिंदू को नहीं रहने देंगे, या तो जी उनको हिंदू बनना पड़ेगा या उनको हम यहाँ से निकाल देंगे। जी और ये जो माइंडसेट है वो उनके अंदर तो है ही है, लेकिन उसको जो इम्पिटस या जो फोर्स मिलती है वो अखंड भारत के एक ग्रैंडियोस कॉन्सेप्ट से मिलती है कि अफगानिस्तान तक हमारी सरहदें होंगी और नेपाल भी हमारा और बांग्लादेश पे भी हमारा कब्जा और वो मौर्यन एम्पायर और वो। जी हाँ, तो इनका अभी परसों इनके जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने स्टेटमेंट दिया, बड़ा ही, वो राजनाथ सिंह है। तो उसका एक वो अजीब सा उसका स्टेटमेंट था, जो आप पता नहीं इसको स्टेट किस तरीके से आप देखेंगे, लेकिन उसने कहा कि अगर जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर है उसमें जो इनका प्रोपोगंडा होता है कि दहशतगर्दी हो रही है और वो सारा कुछ, अगर वो खत्म ना की गई तो फिर डॉट डॉट डॉट। तो ये एक इनका हिंदुत्व का इनका जो माइंडसेट है वो एक्सपेंशनिज्म। पाकिस्तान, इन्होंने अपनी नई पार्लियामेंट बनाई, उसमें इन्होंने अखंड भारत का नक्शा लगाया, इन्होंने अपनी वो सीट्स भी स्पेशल मुख्तस की कि हम ये गिलगित बल्तिस्तान, और जब पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर पे कब्जा करेंगे तो फिर यहाँ के जो एमपीज और एमएनएज होते हैं वो यहाँ पे आके बैठेंगे। तो ये एक्सपेंशनिज्म जो ये करना चाहते हैं अखंड भारत का, इनको इस बात का पता है, ये जो प्लान कर रहे हैं, इनकी जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है, जो ये वेपन प्रोक्योर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको तो बेहतर पता होगा कि कहते हैं वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो इसी वजह से हुई यूरोप में, क्योंकि हथियार मुल्कों ने बहुत ज्यादा इकट्ठे कर लिए थे। तो वर्ल्ड वॉर जी टू में जितने पूरे यूरोप में वेपन्स थे, उतने इंडिया ने पिछले तकरीबन 3 साल में कन्वेंशनल वेपन्स प्रोक्योर किए हैं। और उनकी जी डिप्लॉयमेंट भी सारी पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब है। और नजर भी आ रहा है कि इंटरनल पॉलिटिकल जो उनका टर्मोइल है, खालिस्तान से लेकर मणिपुर तक जो इनके अंदर आग लगी हुई है, उससे डिफ्लेक्ट करने के लिए, अपनी पॉलिटिकल इनकॉम्पिटेंस को छुपाने के लिए, दे माइट प्लान अ मिसचीफ। लेकिन जो अखंड भारत का इनका कॉन्सेप्ट है उसमें ये लोग बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, जो फाइटिंग जिसने बोझ उठाया हुआ है इंडिया की पूरी आर्मी का और इनकी फाइटिंग आर्म का, जो कि सिख रेजिमेंट्स हैं और गोरखा रेजिमेंट्स। जी तो इनके जो हम इंडियन जो ये डिफेंस एनालिस्ट हैं या जो इंडियन पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको आप सुनते हैं तो वो बहुत अरसे से कह रहे हैं कि एक बहुत सॉलिड फियर है कि जो अब हम अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हैं तो सिखों की तरफ से हमें वो जो म्यूटनी का खतरा है। क्योंकि वो एक बहुत मशहूर सिख पॉलिटिशियन भी हैं, लीडर भी हैं पंजाब में, उनकी एक बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट थी। उन्होंने कहा था कि हमें बहुत देर तक इन्होंने बेवकूफ बनाया और इन्होंने हमारा इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने कहा सिखों के दिल में जो इज्जत ननकाना साहब की है, लाहौर की है और नारोवाल की है, वो जी उसी तरह है जिस तरह मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना की है। तो जी अब सिख इन मुल्कों, इन शहरों के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर हमला नहीं करेगा, इनके साथ नहीं लड़ेंगे। तो दे आर एक्सपेक्टिंग अ म्यूटनी। इसको आप कैसे देखते हैं?
देखिए आपने बहुत अच्छे अंदाज में इनका हिंदुत्वियों का एम्बिशन क्या है, इनकी बुलोटेड ईगो जो कि फॉल्सहुड के ऊपर खड़ी है, क्योंकि हकीकत में कभी भी अखंड भारत नहीं था। बिल्कुल। पहली बात देखने वाली ये है कि जब गौतम बुद्धा हुए लगभग 2500 साल पहले, उस वक्त भारत में 560 अलग अलग स्टेटें थी। बेशक वो मॉडल जो है वो इंडिपेंडेंट थी अपने अंदाज में, लेकिन अदर दैन के ब्रिटिश ने एक जो है वो एम्पायर इकट्ठा करने में जो 200 साल लगाए, वो जाते वक्त इनको दे गए। इवन अगर हम मुगल इंडिया की बात भी करें तो साउथ का तमिलनाडु या केरला या दूसरे वो उनका हिस्सा नहीं थे। औरंगजेब के जमाने में एक्सटेंशन दक्कन या डेक्कन जिसको ये अंग्रेज कहते हैं हुई, और असम तक। वहां फिर भी बहुत सारी स्टेट्स जो थी, जैसे हिमाचल के बाई धार के राजे थे, वो ऑटोनमस थे। बहुत कम ऐसा एम्पायर जो ये आज अखंड भारत जितना बड़ा ये इवन इनका आज का भारत है, इतना कभी भी हिस्ट्री में नहीं हुआ। पहली बात तो ये। सेकेंडली, एक बात जो झूठ बोलने वाले लोग होते हैं उनका एक जो फ्लिप साइड होती है कि वो झूठ बोल बोल के आखिर उस झूठ पे खुद ही यकीन करना शुरू कर देते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, जो ये सचमुच अभी यकीन कर रहे हैं। और अभी आप इवन मोदी से पहले अटल बिहारी वाजपेयी का दौर देखें, उन्होंने 2002-3 के समय जब उनका रूल था, उन्होंने एक नारा दिया और शाइनिंग इंडिया के नाम पे उन्होंने ये प्रोपेगेट किया कि 2025 तक हम चीन को पीछे छोड़ जाएंगे और 2050 तक हम अमेरिका को पीछे छोड़ जाएंगे। अब ये सदी हमारी है, फलाना है, ढिमका है। तो पहली बात तो अगर इनका हाल नेबरिंग स्टेट्स में ही देखे, श्रीलंका हाथ से निकल गया। नेपाल एक स्टेज थी कि बहुत बड़ी फोर्स नेपाल से गुरखाज की भारतीय आर्मी का हिस्सा थी। आपको शायद मालूम होगा कि जब मोदी ने अग्निवीर नाम की एक स्कीम लाई है फौज में कि जी कुछ वक्त की ट्रेनिंग होगी और परमानेंट उनको नहीं रखा जाएगा, नेपाल ने इनकार कर दिया। अब नेपाल से कोई गुरखों की भर्ती नहीं हो रही है। जो विद इन इंडिया नेपाली हैं, अगर वो जा रहे हो अग्निवीर के जरिए उनमें, और यही कारण है कि इवन मोदी की बीजेपी ने यूपी बिहार कुछ स्टेटों में जहां से भर्ती होती थी, एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट का जरिया था उन गरीब लोगों के लिए, उन्होंने इस बार वोट नहीं डाली, क्योंकि अग्निवीर इशू एक बहुत बड़ा इलेक्शन इशू था। अब बात करते हैं सिखों की कि इन केस देखिए, जब ब्रिटिशर्स ने भारत को इंडिया को डिवाइड किया भारत पाकिस्तान में, उस वक्त एक रफली अंदाजा जो हम देखते हैं कि सिख फौज भारतीय फौज का लगभग 19% थी, और जो ऑफिसर थे उस आर्मी फौज में वो लगभग 32-33% थे बिल्कुल है। 47 के दौर में। और इन्होंने एक स्टेज में इंदिरा गांधी के जमाने में उन्होंने कहा कि जी ये अब फौज में भी भर्ती परसेंटेज वाइज स्टेट के कोटे में होगी। और उसका नतीजा ये हुआ कि कम होते 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 आज अगर आप देखें तो भारतीय फौज में वो ऑफिसर्स हो या फौजी हो, मेरा नहीं ख्याल कि वो 5-6% से ज्यादा होंगे। जी। बेशक वो भी अपनी परसेंटेज वाइज डबल है, लेकिन इन्होंने धीरे 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 सिखों को, और मुसलमान तो बिल्कुल ही उनको बहुत कम लिया जाता है, उनको एक तरफ किया। जून 84 एक हमारे लिए जिसको आप कहते हैं कि केस स्टडी हो सकता है। जब अटैक होता है दरबार साहब पे, तो लगभग 10 जगह से फौजी बगावत हुई है सिखों की। जी। सबसे बड़ी बगावत तो रामगढ़ से हुई, जो कि सिख रेजिमेंटल सेंटर है। ये भी आप देखें इनकी बदनीयती जो नेहरू के जमाने से हुई। जब अंग्रेजों ने मेरठ को सिख रेजिमेंटल सेंटर बनाया था, 19th सेंचुरी से लेके वही था, और नेहरू को लगा कि अगर सिख मेरठ जो दिल्ली के बिल्कुल करीब है यहाँ है, तो ये किसी वक्त भी कोई गड़बड़ कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जब अयूब खान ने टेक ओवर किया, मिलिट्री टेक ओवर, उस वक्त नेहरू के मन में भी खौफ था। और इवन 6-7 सिख जनरल जिनको एक साथ जिनका हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट पुंछ में करवाया गया था,
वो बहुत बड़े थे, सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल। बिल्कुल सिख हल्कों में आज भी कहा जाता है कि उनको मरवाया गया था क्योंकि नेहरू को खौफ था कि ये टेक ओवर ना करें। पर एक बात उन्होंने की कि मेरठ से सिख रेजिमेंटल सेंटर को मूव करके वो रामगढ़ में ले गए, जो उस वक्त बिहार में था, अब शायद झारखंड में है। जो कि जब जून 84 का हमला हुआ, इमेजिन करें अगर सिख फौज मेरठ में होती तो वो दिल्ली को भी घेरती, अमृतसर भी पहुंच जाती। तो रामगढ़ से ऑलमोस्ट 5 से 6 हजार सिख जवान जो है वो निकले अमृतसर की तरफ, पर वो तो 400-500 मील है, वहां उनको पहुंचने नहीं दिया गया। पुंछ से भी कुछ सिख आए, राजस्थान में भी हुआ, पूना में भी हुआ। सो इसमें एक बात, और कितने मारे गए, कितनों के ऊपर मुकदमा चला, बहुत डाटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो इन्होंने जहर गायब कर छुपा लिया था, बिल्कुल दिया। ऐसे। हाँ, लेकिन जो कुछ सरवाइव किए धर्मी, उनको हम धर्मी फौजी कहते हैं, कि वो फौजी जो धर्म के धर्म के लिए, लिए लड़े। जिन्होंने अपनी नौकरी कुर्बान की। अब इस पस मंजर में अगर आप देखें तो सबसे बड़ी फिक्रमंदी इनके लिए हुई थी फार्मर मूवमेंट के वक्त, कि हम्म। जब यूनिफॉर्म में सिख सोल्जर वो शंभू बॉर्डर पे आने शुरू हो गए, और उन्होंने कहा कि भाई मेरा बापू तो यहाँ बैठा हुआ है, मेरा बुजुर्ग, और मैं देश को डिफेंड करने के लिए लद्दाख में हूँ या फलानी जगह पे हूँ। तो इनको जो फार्मर मूवमेंट से पीछे हटना था, तीन खेती कानून वापस लेने थे, इसकी दो वजह, बड़ी वजह बनी। एक तो डायस्पोरा सिखों की स्ट्रेंथ, जिसने लॉबी भी की बड़ी जोरदार। पंजाब के कंट्री साइड से जैसे बड़ी गिनती में किसान निकले और सिख फौज में, और वहां बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐसे गाने भी वायरल होने शुरू हो गए जिसमें फौजी और किसान, के जी शास्त्री ने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जय ये किसान। किसान को भी मार रहे हैं, जवान को भी मार रहे हैं। सो मुझे लगता है कि हम बेशक, देखिए, एक बात तो आपके जो कॉन्टेक्स्ट में भी होगी कि जो आर्मी की ट्रेनिंग ब्रिटिश आर्मी ने जो की, वो एक अ, अलग सा मिजाज है। एक तबका उसके साथ रहता है, जो मर्जी हो वो यूनिफॉर्म से लॉयल रहते हैं। लेकिन एक जो धर्मी तबका है, और सिखों में, क्योंकि अल्टीमेटली जो गांव में रहने वाले हैं, जो कुछ जून 84 के बाद हुआ, अगर गांव में झूठे पुलिस मुकाबले में मारे गए, उनमें किसी फौजी का बेटा भी था, उसका भाई भी भाई भी था, था। और दूसरा भी था। सो वो कहीं ना कहीं उस जो है पीड़ को, उस तकलीफ को, उस दर्द को अपने साथ लिए बैठे हैं। सो मुझे, क्योंकि अगर आप वैसे भी किसी गांव वाले सिख से बात करें जिसके कोई भाई फौज में है या दूसरा है, तो वो समझता है कि मजबूरी में हम चले गए। और अब ये भी एक कारण है कि जो बड़ी गिनती में माइग्रेट कर रहे हैं, वो फौज में सर्व नहीं करना चाहते, वो यहाँ आके मजदूरी कर लेंगे, ड्राइविंग कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे, लेकिन फौज उनके लिए नहीं है। सो मुझे, ये तो मैं नहीं डेफिनेटली कह सकता कि किन हालात में क्या होगा, लेकिन एक बात सर्टन है कि इंडियन आर्मी जनरल्स अब सिख फौज की लॉयल्टी पे काउंट नहीं करते हैं। करते। ये बात बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहब, बहुत सैर हासिल गुफ्तगू हुई। बिल्कुल आपने जैसे, जो कि आपकी स्पेशलिटी है, कि आपने पूरे रीजन को, स्पेशली इंडिया की हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट तक, हर चीज़ को ओपनली डायसेक्ट किया, और बड़े ऑनेस्टी के साथ और करेज के साथ आपने हर चीज़ पाकिस्तान के ऑडियंस के लिए, ग्लोबल ऑडियंस के लिए आपने हमारे सामने रखी। आई रियली होप डॉक्टर साहब कि ये पहली पॉडकास्ट जो है, इसके बाद हम बहुत सारी पॉडकास्ट आपके साथ करेंगे, और हम आपके नॉलेज से, आपके इल्म से और आपकी अंडरस्टैंडिंग से, एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकेंगे इन अंडरस्टैंडिंग वट एवर दैट इज हैपनिंग, नॉट ओनली इन इंडिया पाकिस्तान बट इन द लार्जर जियो पोलिटिकल एंड ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट एज वेल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमें ज्वाइन करने बहुत का, हमें टाइम बहुत देने आपका शुक्रिया अहमद हसन साहब, एंड इक्वली आई एंजॉयड इट। जैसे आप इन डेप्थ इस सारी सिचुएशन को समझते हैं, और जैसे आपने इस गुफ्तगू को आगे चलाया, आई एंजॉयड एवरी बिट ऑफ इट। मैं तो घड़ी की तरफ देख भी नहीं पाया कि कितना वक्त गुजर गया। इट वाज सच ए प्लेजेंट एक्सपीरियंस। का। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मोस्ट वेलकम, मोस्ट मच। वेलकम।